पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा की पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस की दिग्गज नेता गीता बुक्कल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, मॉनसून सेशन खत्म हो चुका है, इसमें नकल रोकने के लिए जिस तरह का कानून आया उसको आप किस रूप में लेंगे? देखिए, नकल विरोधी कानून, नकल रोकने के लिए कानून, इसकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा क्यों पड़ रही है? बिकॉज दिस इज़ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने बेरोज़गार युवाओं के साथ बहुत बड़ा एक मजाक करने का काम किया है। हमें तो उनकी नीयत पर शक लग रहा है कि क्या वो बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार नहीं देना चाहते। इस तरह से बार बार पेपरों का लीक होना, और ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरियों की और युवा बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी केवल छोटे से आंकड़े बताते हैं, जबकि 28 के करीब पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। और जो मेल कांस्टेबल्स की भर्ती थी, इतनी बड़ी भर्ती जिसमें कि लाखों युवाओं ने अप्लाई किया, पेपर देने आए, एक दिन पेपर हुआ, नेक्स्ट डे वो जो है लीक हो गया। मैं समझती हूँ ये बहुत ही सरकार के फेल्योर है, उनके कमीशन की फेल्योर है, और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कानून तो पहले भी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फेल्ड गवर्नमेंट है। और मैं समझती हूँ इनके होम मिनिस्टर ने स्वयं ये कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जो कि जिसकी की मांग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कर रहे हैं। अच्छी बात है कानून लेकर आए, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में लेकर आए। अच्छे ढंग से इसको समझने के बाद, पढ़ने के बाद, बहुत सारे कानून हैं, बात तो उनके एग्जीक्यूशन की है। मैम, परिवार पहचान पत्र को भी कानूनी शेप दी जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहचान परिवार पत्र अथॉरिटी का गठन किया गया है। चेयरमैन मुख्यमंत्री जी स्वयं बने हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इसमें वाइस चेयरमैन और मेंबर्स बने हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? यूआईडी आधार कार्ड हमारे पास भारत सरकार ने दिया हुआ है, सबके पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड है, हमारा वोटर कार्ड है, किसी के पास पैन कार्ड है, दूसरे 10 तरह की आईडी हमारे पास है। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस कि फैमिली आई कार्ड? अब धक्के से ही हमने सदन में भी कहा कि इस तरह के बिल लाने की आवश्यकता क्या पड़ी है, क्यों आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फैमिली की चाहिए? आजकल अच्छा, उस पूरे बिल में कहीं फैमिली की परिभाषा नहीं लिखी हुई कि परिवार का मतलब क्या, हस्बैंड वाइफ बच्चे या दादा दादी कौन शामिल हैं? अगर बच्चा रोजगार में है तो क्या वो हेड हो सकता है फैमिली का, और पिता मान लीजिए उसका कोई काम नहीं करता? कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ये तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह आपदा को अवसर में बदलने की जो इनका एक नारा है, उसमें लोगों का कोरोना में के दौरान हुई हुई जितनी डेथ हैं, बच्चे कितने अनाथ हो गए हैं, कॉपी बुक्स दे नहीं पाए, आईपैड लैपटॉप दे नहीं पाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे नहीं पाए, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में डायरेक्टर नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे हैं, और राशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ध्यान लगाना चाहिए सरकार को। हमने मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में कहा कि आप पहले ही ओवरबर्डन है, आप इस तरह की चीज़ें, और दूसरी बात, ये मैंडेटरी भी नहीं है, दिस इज वॉलेंट्री। तो मैंने विधानसभा में पूछा कि कितने लोग हैं जिन्होंने बनाया? चुनिंदा लोगों ने केवल हाथ खड़ा किया। तो ना इसके ऑब्जेक्ट्स में क्लियर है कि इसके क्या फायदे हैं। पता नहीं क्यों जो काम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अगर मेहनत करनी चाहिए तो जो मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, हर जिले में हम लोग यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, और इस तरह के कार्य हैं उस पर इनको काम करना चाहिए, ना कि इस तरह के फालतू के एक्ट लाकर जिसका कोई औचित्य या यूज नहीं है। मैम, 12 सितंबर को हरियाणा में कई जगह उपचुनाव है, नगर पालिकाओं के। दूसरी तरफ हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एससीएस के एग्जाम लेने जा रहा है उस दिन। हाँ, देखिए, ये मान लीजिए एग्ज़ाम्स का, अब देखो 2 बार डेट चेंज हुई है। एग्ज़ाम्स बहुत सही ढंग से हों ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट वही होते हैं, और सरकार की अपनी कमियों की वजह से, पेपर लीक की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। हाँ, आपकी सही बात है कि मान लीजिए उस दिन उपचुनाव हैं और छुट्टी होगी या कोई और तरह की बातें भी होंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उपचुनाव की डेट को आगे पीछे करना चाहिए। क्योंकि मैम, वोटर युवा वर्ग लगभग 30 से 40% वोटर ऐसा है जो वोट देता है। मतदान करने का कईयों को शौक भी होता है जो अभी ताजे ताजे वोटर बने हैं। नहीं, आपकी बात सही है। वोटिंग का अधिकार सबको है, और सभी को इसका अच्छे ढंग से इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो सरकार के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए, और उनको चाहे वो इलेक्शंस की डेट को आगे पीछे कर दें, और क्योंकि मेरे ख्याल से एचसीएस वाले एग्जाम्स हैं उसकी 1-2 बार पहले भी पोस्टपोन हो चुकी हैं, तो जो भी निर्णय है एक दिन ना करके उनको आगे पीछे कर दें, तो इससे जो हमारे वोटिंग राइट से लोग जो हैं महरूम नहीं होंगे। मैम, आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं। जो शिक्षा मंत्री वर्तमान है, जो आंकड़े उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए स्कूलों के सारी परिस्थितियों के, और अब कोविड की सेकंड लहर का प्रभाव कुछ कम है लेकिन थर्ड लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा, जो स्कूल खोले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? क्या आंकड़े पेश किए? उनको कुछ पता ही कुछ नहीं था।
आरोही मॉडल स्कूल्स को मॉडल संस्कृति में मर्ज कर देंगे। वो भारत सरकार के एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक के पूरे देश भर में खोले गए स्कूल्स हैं, जिनका कैडर अलग है, उनकी भर्ती अलग है। आपने कहा था जिनकी 5 साल सर्विस पूरी हो जाएगी आप उनको रेगुलर कर देंगे, उल्टा आप नए बायलॉज बना के उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जा रहे हैं, जबकि सारे के सारे नेट पीएचडी हैं, जेआरएफ हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं जिनकी भर्ती रेगुलर एचपीएससी के और एसएससी के थ्रू भी हो गई थी अपॉइंटमेंट उनकी, पर उन्होंने उसको कैंसिल किया। अब आप कह रहे हैं हमने 3 लाख बच्चों का आंकड़ा हमारा बढ़ गया, वो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से नहीं बढ़ा। जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हुई, रोजगार के साधन बंद हो गए, लोगों की इनकम बंद हो गई, तो प्राइवेट स्कूल से बच्चों का नाम उन्होंने कटवा लिया और सरकारी स्कूलों में उन्होंने, क्योंकि फीस नहीं होती है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, तो इस वजह से उनका एडमिशन, सरकार का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि देखिए इस चीज़ का वो जवाब देने में भी असमर्थ थे कि जब तक आपने हाई पावर परचेज कमेटी में बुक्स का आपने पब्लिक छपवाने के लिए कोई ऑर्डर्स ही नहीं प्लेस किए, तो जो भिवानी बोर्ड किताबें छपवाता था या प्रिंटिंग स्टेशनरी डिपार्टमेंट छपवाता था या ओपन मार्केट में जो टेंडर होते थे, जब किताबें छपी नहीं तो आप बच्चों को 250 से 400 रुपये उनके खाते में डाल भी देंगे, जो कि नहीं डाले हैं, डाल भी देंगे, तो बच्चे किताबें आखिर लेंगे कहाँ से? अब वो कह रहे जी हमारे बच्चे तो एक्सचेंज कर लेंगे। आपको पता है छोटा बच्चा अपनी किताब का क्या हाल बना देता है? क्या वो स्थिति में होते हैं कि वो एक्सचेंज की हुई बुक से बच्चे पढ़े? इन्होंने पिछले सत्र के दौरान एक बात कही थी कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग जो है डीटीएच के माध्यम से शिक्षा उनको देने का काम करेंगे, स्मार्टफोन्स के। एक गरीब का बच्चा, अमीर के बच्चे भी हैं, गरीब का बच्चा, खासतौर से बीपीएल परिवार का बच्चा, ऐसी है, दलित है, जो कि सरकारी स्कूलों में हमारे ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्या उनके पास स्मार्टफोन है? क्या सरकार ने उनको आईपैड, लैपटॉप या स्मार्टफोन देने का काम किया? अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हैं तो आपने ई कंटेंट उसमें क्या दिया जाएगा बच्चों को, क्या उसकी आपने तैयारी की है? केवल अगर इन्होंने किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है तो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में उत्कर्ष सोसाइटी का गठन हुआ एजुसेट के माध्यम से, केवल मात्र इन्होंने एजुसेट के माध्यम से, डीटीएच के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। हम समझते हैं बच्चों के शिक्षा के नाम पर ना तो हम राजनीति करना चाहते हैं, हम सरकार को मदद करना चाहते हैं। सरकार जो है केवल और केवल शिक्षा का भट्ठा ना बिठाए। हायर एजुकेशन काउंसिल की देख लीजिए क्या स्थिति है। हमारे यहाँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में डायरेक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो मैं समझती हूँ बद से बदहाल स्थिति प्रदेश की होती जा रही है। मैम, आजकल ये दावे पेश किए जा रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 35 से 40% बढ़ गई है, प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे उधर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि वो बड़े खुश होकर कह रहे थे कि 3 लाख से ज्यादा संख्या हमारी बढ़ गई है, उसमें आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है। वो तो केवल और केवल प्राइवेट स्कूलों की हाई फीस जो गरीब पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ते थे, सरकार से उन्होंने कई बार गुहार लगाई कि क्योंकि स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं तो इस समय हमारे से फीस ना ली जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने तो कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप, आईपैड या कंटेंट के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया। तो जिन लोगों के, जिन पेरेंट्स के रोजगार खत्म हो गए, उनको या निकाल दिया गया, या वो माइग्रेटरी लेबर थे जो चले गए, ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा है जिनके की एडमिशन्स प्राइवेट स्कूलों में हुए हैं, और फिर भी प्राइवेट स्कूलों की बजाय जो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे आए उन्हीं की केवल संख्या बढ़ी है, और उनको लगता है कि चलिए स्कूल खोलें तो कम से कम कॉपी किताबें, स्मार्टफोन वगैरह दें ताकि हमारा बच्चा जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए। मैम, जो अगर देखा जाए बेरोजगारी के आंकड़ों को सरकार अपने तरीके से प्रस्तुत कर रही है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, आप क्योंकि मंत्री भी रही हैं और खुद बुद्धिजीवी हैं, एडवोकेट भी हैं, सारी इन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और इसका क्या आपके जहन में हल क्या नजर आता है? क्योंकि वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हैं, सरकार ठेकेदारी प्रथा के थ्रू ज़्यादा रख रही है। हमें हमारे बहुत से बेरोजगार जेबीटीएच टेट पास युवाओं ने अपने खून से पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा इस बार। बहुत सारे अतिथि अध्यापक जिनके सर्विस रूल्स नहीं बने हैं, जिनको एक्स-ग्रेशिया का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्होंने भी खून से एक पत्र लिखा है। 1 लाख से ज़्यादा जेबीटीएच टेट पास युवा इस समय हमारा घूम रहा है। 7 साल की एच टेट की अवधि उनकी समाप्त हो गई। 2000 की कांग्रेस राज में हुई भर्ती के बाद इन्होंने एक भी भर्ती नहीं निकाली, चाहे वो आईटीआई डिपार्टमेंट है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, या जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है। जगबीर मलिक जी का विधानसभा में प्रश्न लगा था कि आपने इस दौरान कितने रोजगार के साधन दिए, 12 या 13 हज़ार का आंकड़ा केवल बता पाए। वायदा सरकार ने किया था 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां स्टेट में, 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र में युवाओं को दी जाएंगी। उल्टा नौकरियां देने की बजाय जो कॉन्ट्रैक्ट पे या डॉक पे लगे थे उनको सरकार ने निकालने का काम किया है। जो रेगुलर भर्ती निकल रही हैं या तो उसके पेपर लीक हो रहे हैं या विड्रॉ हो रही हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की भर्तियां 2012 के बाद जो हैं, अगर वो निकाल भी रहे हैं तो वो विड्रॉ कर रहे हैं या फिर वो नॉन फाउंड सुटेबल कर रहे हैं। पढ़े लिखे कैंडिडेट्स जो पीएचडी हैं, जेआरएफ हैं, नेट हैं, जिनके 20-20 पब्लिकेशंस हो गए हैं,
तो मैं समझती हूँ सरकार का इस और बिल्कुल ध्यान नहीं है। हमें बड़ा दुख होता है कि ना तो सरकार युवाओं को रोजगार दे पा रही है और ना ही उनको बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तो सरकार को इस समय सीरियस होना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी से युवाओं ने भी इसको झेला है और युवा जो है आज हमारा डिप्रेस्ड है। कहीं ऐसा ना हो युवा ये परेशान होके नशे की चपेट में आ जाएं या ये जो हमारा प्रदेश का है वो क्राइम ज़्यादा बढ़ जाए। तो युवाओं की समस्या को हमें देखना चाहिए और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन, क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है, हमारी जिम्मेवारी बनती है जल्दी से जल्दी एडवर्टीजमेंट। जो 40,000 से ऊपर केवल शिक्षा विभाग में है, सभी विभागों की यही स्थिति है, तो युवाओं को रोजगार देने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं गीता बुक्कल जी, पूर्व मंत्री हैं। देखिए, युवा वर्ग को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रही है। इनका बिल्कुल कहना है कि सरकार गंभीरता से सारी चीज़ों को ले, नहीं तो युवा वर्ग कहीं, क्योंकि आगे कोविड की मार झेल रहा है, कहीं नशे की चपेट में और डाइवर्ट ना हो जाए जिससे कि नुकसान हो युवा वर्ग को और समाज को। कम से कम सरकार को उनको रोजगार देने के लिए सही साधन और सही नीति बनानी चाहिए। पेपर लीकेज रुकनी चाहिए। और जहाँ तक पेपर लीकेज को लेकर, नकल को लेकर सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, जो कानून बनाने जा रही है सरकार, जो विधेयक बनाया अभी, उसमें सरकार जल्दबाजी दिखा रही है। सरकार को इतनी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।